वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो नवोदय विद्यालय समिति में जो आपके जनरल सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एलडीसी के पोस्ट पर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर कराए जा रहे हैं। तो टोटल आपके जो है 2019 में 3 शिफ्टों में इसके एग्ज़ाम कराए गए थे और 2017 में 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराए गए थे। तो इसके जो है सारे सॉल्यूशन जो है जितने भी आपके अलग अलग विषय के उसके एग्ज़ाम हुए थे उसके सारे जो है आपको वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 2019 में 3 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे और 17 में 2 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे। तो 2019 के तीनों शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 2017 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सुरभि ने 80 किलोग्राम गेहूं बेचा है। उसने पहले 20 किलोग्राम को 20% के लाभ पर बेचा, लेकिन शेष को 10% के हानि पर बेचा। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो है कितने केजी गेहूं था, तो 80 केजी। टोटल कितना गेहूं था, 80 केजी था। उनमें से 20 केजी को, कितने केजी को, 20 केजी को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो 80 में से 20 केजी को तो 20% के लाभ पर बेचा गया। तो बचा कितना गेहूं, तो 80 माइनस 20 करेंगे यानी कि 60 किलो गेहूं अभी भी बचा हुआ है। इसका क्या निकालेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 20 से 60 काटेंगे 3 बार में चला जाएगा। यानी कि किस अनुपात में गेहूं को लिया गया था, तो 1:3 में। यानी कि जो पहला वाला यूनिट, यानी कि ये जो 1 यूनिट गेहूं लिया गया था उसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट पर बेचा गया। यानी कि प्लस यहाँ पर साइन दे देते हैं। फिर क्या बोला गया, जो 3 यूनिट गेहूं बेचा गया था उसे क्या किया गया, 10% हानि यानी कि लॉस में बेच दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल लॉस या फिर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सामने में गुना करेंगे, यानी कि 20 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 × 10 करेंगे यानी कि 30% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 20 माइनस 30 करेंगे यानी कि -10%। निगेटिव में आ रहा है यानी कि क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। अगर पॉजिटिव में आता तो आपका क्या होता, प्रॉफिट होता। निगेटिव में आ रहा है यानी कि आपका क्या हुआ, ओवरऑल 10% का लॉस हुआ है। लेकिन ये अभी आपका ओवरऑल नहीं है। ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका रेशियो में जो आपका वैल्यू था अनुपात में, उनके यूनिट का सम क्या कर देंगे, इस ओवरऑल परसेंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर से 3 और 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल आपका कितना लॉस हुआ वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 बार में, ये कितने बार में, 5 बार में चला जाएगा। 5/2 आपका कितना हो जाएगा, 2.5% का क्या हो रहा है, लॉस यानी कि हानि हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं देना। निगेटिव मैंने इसलिए यहाँ पर रखा था ताकि आपको आसानी से पता चले कि अगर निगेटिव आ रहा है तो लॉस हो रहा है, पॉजिटिव अगर आता तो क्या हो जाता, आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर निगेटिव आंसर आ रहा था तो इसलिए आपका क्या होगा, 2.5% का लॉस यानी कि हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बैग में लाल और नीले और काली गेंदें हैं। लाल और नीली गेंदों का अनुपात 3:5 है। काली और लाल गेंदों का अनुपात 3:4 है। तो थैले में न्यूनतम गेंदों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपका क्या दिया गया, लाल और नीला, यानी कि रेड और आपके क्या है, ब्लू है। रेड और ब्लू का अनुपात कितना है, 3:5। और आपसे क्या बोला गया कि काली और लाल गेंद, यानी कि ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड का जो अनुपात कितना है, 3:4 है। यहाँ पर रेड कितने थे, 3 यूनिट, यहाँ पर कितने, 4 यूनिट। तो हमें क्या करना होगा, पहले रेड वाले गेंदों की संख्या क्या करनी होगी, अनुपात में, यूनिट में बराबर करनी होगी। कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो अपोजिट रेशियो में क्या कर देंगे, अपोजिट नंबर का गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो इस रेशियो में 3 गुना कर देंगे, यहाँ पर 4 है तो इस रेशियो में 4 गुना कर देंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, अनुपात 5 × 20,
यहाँ पर 3 9 अनुपात कितना हो जाएगा 12। लाल गेंदों का यूनिट का सम क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, थैलों में न्यूनतम गेंदों की संख्या पूछी जा रही है। तो जो यूनिट में यहाँ पर संख्या दी गई है वही क्या होगा आपका, उस रंग के गेंदों की न्यूनतम संख्या वही निश्चित हो सकती है, उससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं कि रेड का जो है निश्चित रूप से कितने गेंद है, 12 गेंदे है। ब्लू यानी कि नीले का कितना है, 20 है। और काले यानी कि ब्लैक का जो है कुल कितना है, 9 है। तो क्या कर देंगे, सभी का योग कर देंगे, वही आपकी क्या हो जाएगी, न्यूनतम संख्या गेंदों की हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 20 और 12 32, 32 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 41। यानी कि ओवरऑल थैले में न्यूनतम संख्या कितनी है, 41। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वरुण एक निश्चित राशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 50 वर्षों के लिए निवेश करता है। 50 वर्षों के अंत में वरुण को अपने मूल्य निवेश का 4 गुना वापस मिल जाता है। तो यक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यक्स आपका क्या यहाँ पर माना गया था, रेट यानी कि दर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेट यानी कि दर प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत का लगता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर मैंने आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पर बता रखा है कि कोई भी जो मूलधन होता है खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो वह राशि क्या बोल रहा है कि 50 वर्षों में कितना गुना हो गए, 4 गुना। यानी कि 100% की राशि कितनी हो गई, 4 गुना, यानी कि 400% हो गई। तो ये आपका 400% का अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि ओवरऑल 50 साल में कितना ब्याज लगा है। तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल 50 सालों का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 400 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300% आ जाएगा। और ये ब्याज कितने सालों में मिलता है, 50 सालों में मिलता है। तो क्या कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 50 से काटेंगे 300 कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में। यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 6%, यानी कि 6% आपका 1 साल का यानी कि 1 ईयर का आपका क्या रहेगा, रेट यानी कि दर रहेगा साधारण ब्याज का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो ट्रेन, एक जो 160 मीटर लंबी और दूसरी ट्रेन 100 मीटर लंबी, समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में यात्रा कर रही थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 160 मीटर लंबी ट्रेन 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछे से आती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही 100 मीटर लंबी ट्रेन को पीछे कर देती है। तो 3 मिनट के लिए दोनों ट्रेनों के कम से कम कुछ हिस्सों को अति व्यापन किया जाता है। तो यक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक आपको फार्मूला पता रखना होगा कि समय बराबर यानी कि टाइम बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यानी कि समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल दूरी कितनी तय करना, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कोई तो डिस्टेंस होगी जो आपस में एक दूसरे को पार करने में लगेगी। तो जो दोनों ट्रेन की आपस में लंबाई है, जो दोनों ट्रेन की आपस में लंबाई है वही क्या हो जाएगी, कुल दूरी होगी। तो यहाँ पर पहले वाले ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 160 मीटर। दूसरे वाले ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 100 मीटर। समान दिशा में जा रही है तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक की चाल कितनी है, 76 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतर कितना हो जाएगा, 76 माइनस 70 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दूरी किस में, मीटर में है। तो हमें क्या करना होगा, चाल को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बराबर आपका क्या हो जाएगा, समय। समय अगर मीटर आपका डिस्टेंस आपका मीटर में है, दूरी या आपकी चाल जो है मीटर पर सेकंड में, तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो 3 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 180 सेकंड होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, यस का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगी, दूसरे वाले ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो हल कर लेते, 18 से 180 काटेंगे, 10 बार में चला जाएगा। 160 प्लस यक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 6 × 300। तो यक्स बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 140 मीटर। ये क्या आ गई, आपकी दूसरे ट्रेन की लंबाई आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जगबीर ने 8 किलोग्राम एक प्रकार के गुड़ को 12 किलोग्राम दूसरे के साथ मिश्रित करता है। वह मिश्रित गुड़ के प्रत्येक किलोग्राम को पहले प्रकार के गुड़ के क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर बेचता है और कुल मिलाकर 25% का लाभ कमाता है। तो पहले और दूसरे प्रकार के गुड़ के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है पहला वाला जो गुड़ था वो कितने केजी का था, 8 केजी। जो दूसरा वाला गुड़ था वो कितना था, 12 केजी का था। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो है ये जो है अनुपात निकाल लेते, सॉरी अनुपात नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ओवरऑल जो है कितना गुड़ था, ओवरऑल यहाँ पर टोटल कितने केजी गुड़ है, 20 केजी। मिश्रित अगर किया गया होगा तो टोटल गुड़ कितने हो गए होंगे, 20 केजी। और यहाँ पर बोला गया है कि पहले वाले जो गुड़ था उसको जितना में खरीदा गया तो उसे 50% अधिक मूल्य पर क्या कर रहा है, बेचा जाता है। तो यहाँ पर से क्या 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 2 यूनिट की कोई जो है गुड़ उसको 1 यूनिट के लाभ में बेचा जा रहा है। यानी कि अगर मान ले कि पहला वाला जो किस्म का गुड़ था वो 2 यूनिट, उसका मूल्य मान लेते 2 यूनिट यानी कि 2 रुपया था, उसे एक रुपया बढ़ाकर यानी कि कितने में बेचा जा रहा है, 3 रुपये में बेचा जा रहा है। 3 रुपये में ओवरऑल जितना जो मिश्रण किया गया ओवरऑल उसे उतना रुपये में ही बेचा जा रहा है। तो टोटल कितने केजी थे, 20 केजी था। तो इंटू 3 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ओवरऑल रुपया निकल जाएगा कि कितने में बेचा गया। तो कितना हो जाएगा, 20 या 60 रुपये। और 60 रुपये में बेचने पर उसे लाभ कितने का होता है, तो लाभ उसे 25% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो 60 रुपये यहाँ पर ओवरऑल आपका क्या आया, विक्रय मूल्य आया है। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर से सीपी निकाल लेते कि ओवरऑल गुड़ का क्रय मूल्य कितना था। तो ये क्या है, 60 रुपये एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4, यानी कि 4 यूनिट की कोई जो है गुड़ का दाम को उसको 1 यूनिट के लाभ यानी कि 5 यूनिट में बेचा गया था। हल करेंगे यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, ओवरऑल गुड़ का सीपी निकल जाएगा यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। 5 से 60 काटेंगे 12 बार में चला जाएगा, 12 चौका आपका कितना हो जाएगा, 48, यानी कि गुड़ का जो है क्रय मूल्य कितना था, 48 रुपये। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग पहले निकाल सकते हैं कि 8 केजी जो खरीदा गया था वो कितने क्रय मूल्य पर खरीदा गया था। तो कितने में खरीदा गया था, 8 केजी 2 रुपये के हिसाब से खरीदा गया था, यानी कि ओवरऑल खरीदने में कितना लगा था, 16 रुपये लगा था। और पूरा गुड़ खरीदने में कितना लगा, 48 रुपये। हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो 12 केजी जो गुड़ था वो कितने में खरीदा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 48 माइनस क्या करेंगे, 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से 32। और इस 32 रुपये में कितने केजी खरीदा गया था, 12 केजी खरीदा गया था। तो ये क्या आ जाएगा, दूसरे वाले गुड़ का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 8 32, यानी कि 8/3 रुपया हो जाएगा। तो 2 रुपया आपका क्या था, पहले वाले गुड़ का दाम था, और 8/3 क्या दूसरे वाले गुड़ का दाम है। तो कितना अनुपात हो जाएगा, दोनों का अनुपात पुट करेंगे, 2:8/3। 2 से काटेंगे 8 को, 4 बार में चला जाएगा, यानी कि अनुपात में कितना वैल्यू आ जाएगा, दोनों गुड़ के क्रय मूल्य का 3:4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सूर्य द्वारा डाली गई एक खंबे की छाया की लंबाई में अंतर दिन के 2 अलग अलग समय पर 20√3/3 मीटर दिया गया है। जब खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण एक ही तरफ जमीन पर 2 बिंदुओं 60 डिग्री और 30 डिग्री से मापा जाता है तो खंबे की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है फिगर में आपको एक तरीके से, इस तरीके से मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ कि क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। सूर्य है, एक ही तरफ परछाई बनती है, एक पर आपका कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है, और यहाँ पर आपके कितने 60 डिग्री बनते हैं। और दोनों का जो है डिग्री यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी दी गई है, 20√3/3 मीटर, ये क्या दी गई है, दूरी दी गई। और यहाँ पर से आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री के सामने वाला जो है भुजा की लंबाई कितनी होती है, √3, ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना है, √3, और ये जो पूरा कितना हो जाएगा, √3। 30 डिग्री के सामने वाला 1 और ये वाला √3 होता है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू √3 है तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पर अगर मान ले ए है, यहाँ पर ओ है, ये बी है, तो ए बी की लंबाई अगर 3 है और ए ओ की लंबाई 1 है
तो OB की लंबाई कितनी हो जाएगी, OB की लंबाई 3 माइनस 1 यानी कि 2 यूनिट हो जाएगी। और 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर 20√3/3 मीटर दिया गया है। हल करेंगे 2 से 20 को काटें कितने बार में चला जाएगा 10 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 10√3/3 मीटर आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, खंबे की लंबाई पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10√3/3 मीटर है तो हमें क्या चाहिए √3 मीटर का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे √3 से गुना कर देंगे, हल करेंगे √3 क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 आपका चला गया तो बचा क्या 10 मीटर, यानी कि खंबे की लंबाई कितनी थी 10 मीटर थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि A, B और C अकेले एक कार्य को क्रमशः 26, 39 और 52 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन A और B जो है दोनों कार्य समाप्त होने से 13 दिन पहले चले जाते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों तक कार्य करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे A, B, C की कार्य क्षमता निकालेंगे। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो A यहाँ पर कितने दिन में कर लेता है 26 दिन में, B कितने दिनों में कर लेते हैं तो 39 दिनों में, और C जो है कितने दिनों में करेंगे 52 दिन में। पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, किसका 26 का, 52 का, 39 का, कितना हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 52, 13 चौक 52, 3 बचा तो यहाँ पर 3, 26 आपका पहले ही आ गया। अब क्या करेंगे 26 से डिवाइड करेंगे 52 इंटू 3 को, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 39 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 39, 13 चौक 52 यानी कि 4 यहाँ पर आ जाएगा। 52 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि यहाँ पर आपकी क्या आ गई A, B, C की कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता आ गई तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क ये आपका क्या है, ये आपका टोटल वर्क है। क्या है आपका टोटल वर्क है, कितना है ओवरऑल, गुना करके यहाँ पर लिख देते 5 तिया 15, 2 तिया 6 यानी कि 156 यूनिट क्या है टोटल वर्क है। तो इस टोटल वर्क को किया जाता है, लेकिन इस काम को पूरा होने से 13 दिन पहले ए और बी छोड़ देता है। तो अगर हम लोग मान ले कि ए और बी वो जो 13 दिन पहले काम छोड़ देता है 13 दिन तक वो करता रहता काम, तो कितना और काम कर लेता है ए और बी मिलकर। तो ए और बी मिलकर कितना एक दिन में काम कर सकता है 6 4 10 यूनिट कर सकता है। कितने दिनों तक करता है 13 दिनों तक करता है। तो कुल कितना यूनिट आर काम कर लेता है 130 यूनिट आर काम कर लेता है। तो टोटल तो किया गया करना इतना काम है, लेकिन 13 दिन आर काम करता तो ए और बी 130 यूनिट आर काम कर लेते, तो टोटल कितना काम हो जाता 286 यूनिट काम हो जाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे ओवरऑल तीनों की कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा कि कितने दिनों तक तीनों मिलकर कार्य की, ये नहीं निकलेगा, ये कार्य निकलेगा कि कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो वो हमें अगर पता चल जाए कि कितने दिनों में समाप्त हुआ तो -13 दिन कर देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कितने दिनों तक असल में काम चला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे टोटल कार्य को टोटल कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13, 13 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी कि जो काम जो पूरा हुआ था कितने दिनों में हुआ था 22 दिनों में हुआ था। उसमें से अगर 13 दिन माइनस कर दे, क्योंकि ए और बी जो है 13 दिन कार्य पूरा होने से 13 दिन पहले ही छोड़ दिया था, तो अगर कुल दिन में से 13 दिन माइनस कर दे तो ये हमें पता चल जाएगा कि कुल जो कितने दिन तक जो है तीनों मिलकर एक साथ कार्य किया था। तो माइनस करेंगे 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, यानी कि 13 7 और 2 आपके कितने हो जाएंगे 9, यानी कि 9 दिनों तक तीनों मिलकर साथ काम किए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि परीक्षा में कुछ लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, उस परीक्षा में कुछ लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 2 गुना है। यदि कुल 11 छात्र थे और लड़कों का औसत 12 था और सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 168 थे, तो परीक्षा देने वाले लड़कियों की संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते बॉयज, और इधर आपका क्या हो गया गर्ल। तो टोटल जो है ओवरऑल जो है लड़कों का औसत यहाँ पर कितना दिया गया, लड़कों का औसत 12 दिया गया, और यहाँ पर बोला गया कि लड़कियों का जो औसत है वो लड़कों से क्या है दुगुना है, तो लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। और यहाँ पर बोला गया कि टोटल कितने छात्र हैं 11 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं 11 छात्र हैं। तो यहाँ पर अगर मान लेंगे टोटल जो भी है वो क्या है लड़के हैं,
टोटल क्या है, लड़की है। तो अगर टोटल यहाँ पर मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोला कि टोटल लड़के या फिर लड़कियाँ, मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मान ले कि टोटल जो 11 छात्र है वो क्या है, लड़की है, तो ओवरऑल अंकों का योग कितना आ जाएगा, तो क्या करेंगे 12 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। यानी कि ओवरऑल अंकों का योग अगर टोटल लड़के होते तो ओवरऑल अंकों का योग कितना आना चाहिए था 132, लेकिन ओवरऑल योग कितना दिया गया अंकों का 168 दिया गया। यानी कि अधिक कितना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 168 माइनस 132 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से 6 3 यानी कि 36 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल हमें ये पता चल गया कि ये जो 36 उम्र है वो असल में यानी कि 36 जो अंक है ये किसने इतने अधिक अंक प्राप्त किए, लड़कियों ने प्राप्त किए। तो कितने अंक लड़कों से लड़कियां जो है कितने अंक अधिक प्राप्त किए थे, तो 12 अंक अधिक प्राप्त किए थे प्रत्येक विषयों में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल जो अधिक अंक है उसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लड़कियों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे 12 से 36 काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा 3 बार में, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी थी 3। अगर लड़कों का पूछा जाता तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, कुल छात्रों में से 3 माइनस कर देते तो कितना आ जाता है आपका 8 3 11। लेकिन अगर बॉयज का पूछा जाता है, लेकिन क्या पूछा जा रहा है, लड़की का पूछा जा रहा है तो कितना होगा 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि भिन्न 4/5 के अंश में यानी कि निमोनेटर में 2 की वृद्धि की जाती है, जबकि इसके हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 2 की कमी की जाती है। तो मूल्य भिन्न की तुलना में नए भिन्न में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नया भिन्न निकालना होगा। तो नया भिन्न, पुराना भिन्न कितना था 4/5, अंश में क्या किया गया 2 की वृद्धि किया गया, हर में 2 की कमी किया गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 2 6/3, 3 से 6 काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, यानी कि मूल्य भिन्न कितना आ गया आपका 2/1। कितना आ गया 2/1। तो पहले वाला भिन्न कितना था 4/5, नया वाला भिन्न कितना हो गया 2/1। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे कि वृद्धि कितने की हुई। तो पहले वाला भिन्न जो है फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10। यानी कि जो पहला वाला भिन्न थे वो नया वाला भिन्न के कितना हो गया, यहाँ पर पुराना वाला भिन्न 4 यूनिट था तो नया वाला कितना हो गया 10 यूनिट। तो वृद्धि कितने की हो रही है 6 यूनिट की। तुलना किससे करेंगे, पिछले वाले से। तो पिछला वाला कितना था 4, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। 2 से 6 काटेंगे 3, यहाँ पर काटेंगे 2 बार में, 2 से 100 काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 50 बार में, 50 दिया आपका कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150% की क्या हो गई नए भिन्न में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आर्य थोक बाजार में 2 ट्राउजर खरीदता है और उसके लिए कुल जो है 900 रुपये का भुगतान करता है, जबकि वह पहले वाले को 12% के लाभ पर बेच सकता है। स्टॉक को खाली करने के लिए उसे दूसरे को 15% की हानि पर बेचना पड़ा। इस प्रकार ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। तो ट्राउजर की दूसरी जोड़ी का क्रय मूल्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीपी यानी कि क्रय मूल्य लिखते हैं, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य लिखते हैं। तो 12% का लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है आपका 3/25, यानी कि 25 यूनिट की। यहाँ पर पहला वाला ट्राउजर, यहाँ पर दूसरा वाला लिख दीजिए। ये यानी कि यहाँ पर पता चलता है कि पहला वाला जो ट्राउजर था वो 25 यूनिट का क्रय मूल्य पर 3 यूनिट के लाभ पर यानी कि कितने में बेच देता है 28 यूनिट में बेच देता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। फिर बोला गया कि दूसरे ट्राउजर को 15% के हानि में बेच देता है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/20, यानी कि 20 यूनिट का कोई सामान जो है 3 यूनिट का लॉस यानी कि 17 यूनिट में बेच देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 3 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले वाले में 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है तो दूसरे वाले में 3 यूनिट का लॉस हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस है। क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस तो हमें पता चल गया यहाँ पर, लेकिन क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने प्रॉफिट या फिर लॉस हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 25 यूनिट का पहले वाले ट्राउजर का सीपी था, दूसरे वाला का कितना था 20 यूनिट। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 45 यूनिट। 45 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 900 रुपये। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 रुपये। पूछा क्या जा रहा है दूसरे वाले ट्राउजर का क्रय मूल्य कितना है 20 यूनिट। तो क्या करेंगे 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 रुपये तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 × 20 यानी कि 400 रुपये।
तो दूसरे वाले ट्राउजर का मूल्य कितना था, 400 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या का 0.4 दूसरे के 0.75 के बराबर है। यदि दो संख्याओं का योग 690 हो तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक संख्या, तो पहली वाली संख्या जो है 0.4, पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना चला जाएगा 10। दूसरी संख्या के 0.75 के बराबर है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा 100, क्या है बराबर है 25 से काटेंगे 75, 3 बार में, ये कितने बार में 4 बार में, 2 से काटेंगे ये 2 बार में, ये कितने बार में 5 बार में। तो पहला बटा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 तिया 15/8, यानी कि पहली वाली जो संख्या है वो कितना यूनिट है, 15 यूनिट है, और दूसरी वाली संख्या जो कितना 8 यूनिट है। तो ओवरऑल संख्याओं का यूनिट में सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर यूनिट में सम हो जाएगा 15, 8, 23 यूनिट, कितने योग के बराबर है 690। 23 से काटें कितने बार में चला जाएगा 30 बार में, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 30। पूछा क्या जा रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है 15 यूनिट। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 30 तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 तिया 45, यानी कि 450 क्या आ गई, सबसे बड़ी संख्या आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 वर्षों में एक राशि 2700 रुपये हो जाती है। यदि प्रति वर्ष दिया जाने वाला साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो समान अवधि के दौरान 2800 रुपये हो जाती। तो प्रति वर्ष दी जाने वाली मूल राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर 2% अधिक होता तो 2 सालों में 2700 से 2800 रुपये हो जाती, क्या मिश्र धन यानी कि अमाउंट हो जाती। तो यहाँ पर जो है वृद्धि कितने की हो रही है, 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, कितने साल में 2 साल में। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज वृद्धि निकल जाएगा। तो कितने का वृद्धि हो रहा है 50 रुपये का, जो कि कितने प्रतिशत के बराबर है, वृद्धि प्रतिशत में कितनी हो रही थी 2% का, कितने रुपये के बराबर है 50 रुपये के। 2 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 25 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया 25 रुपये। और इसी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कोई भी जो मूलधन होता है वो कितने प्रतिशत होता है 100%। तो अगर 1% का वैल्यू 25 रुपये है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 2500 रुपये। तो यहाँ पर से आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना आ गया 2500 रुपये आ गया। तो मूलधन तो हमें पता चल गया, अब हमें क्या निकालना है, रेट यानी कि दर निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर से 1 साल का यहाँ पर आपका साधारण ब्याज कितना आ गया, यहाँ पर आपकी मूलधन कितने हैं 2500 रुपये, और 2 साल का मिश्र धन कितना है 2700 रुपये। तो 2700 माइनस 2500 करेंगे तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया 200 रुपये। इसको क्या करेंगे, 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये। तो 100 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज है। किस पर साधारण ब्याज मिलता है, मूलधन पर। तो कितना है 2500 रुपये, 2500 रुपये। तो और प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 सुना चला गया, 25 से 100 4 बार में चला जाएगा, यानी कि रेट दर कितना आ जाएगा 4%। तो 2500 रुपये यहाँ पर आपके प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ गए, और रेट यानी कि दर कितना आ गया 4%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रसीम या तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला सकती है। यदि 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में रसीम 10 घंटे लेती है तो रसीम कितनी दूरी किलोमीटर में पैदल तय करती है, कितनी दूरी जो है पैदल तय करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम लोग ओवरऑल मान लें कि वह जो पूरी जो दूरी तय करती है वो क्या करती है साइकिल से तय करती है, क्योंकि हमें पैदल निकालना है। तो मान लेते कि अगर वह कुल दूरी साइकिल से तय करती है तो कुल कितनी दूरी तय की होगी उसने 10 घंटे में। तो डिस्टेंस निकालने का यानी कि दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा,
तो अगर हम लोग मान ले कि अगर वो पूरी दूरी 10 घंटे तक वो साइकिल चलाती है तो कुल कितनी दूरी उसने जो है रश्मि ने तय किया होगा। तो कितनी ने तय किया होगा, यहाँ पर चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लेता है 10 घंटा, तो ओवरऑल दूरी कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन असल में चला कितना 70 किलोमीटर, यानी कि कितना कम चला है। तो 100 में ना 70 करेंगे यानी कि 30 किलोमीटर क्या चला है, कम चला है। तो यहाँ पर चाल में अंतर कितना हो जा रहा था, पैदल चलता था तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता था, लेकिन साइकिल से चल रही थी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर चाल का अंतर से डिवाइड कर देंगे, दूरी का अंतर बटा चाल का अंतर। तो चाल का अंतर कितना है 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 घंटा। यानी कि वह 6 घंटा है वह किस तरीके से चल रही है, पैदल चल रही है। किस तरीके से चल रही है, पैदल चल रही है। तो हमें क्या चाहिए, अब दूरी चाहिए, कितनी दूरी पैदल तय की। तो हमें तो यहाँ पर जो आया वो समय आया कि उसने जो है कितनी जो है आपने उसने समय जो है यानी कि कितना समय तक उसने जो है पैदल तय की वो समय आया। दूरी चाहिए तो क्या करेंगे, समय इंटू चाल, तो गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 6×5 = 30 किलोमीटर दूरी आ गई जो कि उसने पैदल तय की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रमन ने एक किस्म के 8 किलो गेहूं की को दूसरे किस्म के गेहूं के 8x किलो के साथ मिलाया जाता है। यदि दोनों किस्मों की प्रति किलोग्राम लागत 3:2 के अनुपात में है तो यदि मिश्रित गेहूं के प्रति किलोग्राम के विक्रय मूल्य और बेहतर किस्म के गेहूं के प्रति किलोग्राम का अनुपात प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य का अनुपात 1:1 है और रमन 25% का समग्र लाभ प्राप्त करता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है रमन ने सबसे पहले जो है गेहूं कितना खरीदा गया था, पहला वाला किस्म का 8 kg और दूसरे वाले कितना खरीदा था, x kg खरीदा था। दोनों का जो है लागत कितना है, दोनों किस्म का जो है CP यानी कि क्रय मूल्य का लागत कितना है 3:2 है, यानी कि 3:2 है। और जो आपका यदि मिश्रित गेहूं के प्रति किलोग्राम का विक्रय मूल्य और बेहतर किस्म का आपका क्रय मूल्य का अनुपात कितना, यानी कि यहाँ पर जो है आपके जो बेचा गया वो उसका दाम कितना 1 यूनिट और जो आपका जो CP था, जो पहले वाले किस्म का CP था उसी के क्या है बराबर है। तो यहाँ पर से जो है बेचा ओवरऑल कितने में गया, तो बेचा ओवरऑल 3 यूनिट में, यानी कि मान लेते कि 3 रुपये में क्या किया गया, बेचा गया। ओवरऑल जितना भी गेहूं था उसे 3 रुपये में बेचा गया प्रति किलो की दर से। तो ओवरऑल बेच कितने में दिया गया, यहाँ पर ओवरऑल जो आपका गेहूं का दाम कितना मतलब कितने kg थे, तो 8 + x kg थे। कितने रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो 3 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, टोटल विक्रय मूल्य आ गया। फिर क्या करता है आपका, फिर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं कि CP। यहाँ पर आप क्या निकालेंगे हम लोग CP कि असल में गेहूं खरीदा था कितने में, तो 8 या 24 में, जो 8 kg था वो 24 रुपये में खरीदा और जो x kg था उसे 2 रुपये की प्रति के हिसाब से खरीदा, तो ओवरऑल 2x रुपये में खरीदा। तो यहाँ पर से ये अभी फिलहाल क्या है CP, इसको क्या करेंगे SP में चेंज करेंगे। SP में कैसे चेंज करेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा हमें कि 4 यूनिट की वस्तु को 1 यूनिट के लाभ यानी कि 5 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो इधर भी टोटल SP, इधर भी टोटल SP, दोनों एक ही चीज़ का SP है तो बराबर हो जाएंगे विक्रय मूल्य। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4 से यहाँ पर कितना हो जाएंगे 4 × 12, 12 × 96 + 12x बराबर आपके कितने हो जाएंगे 24 × 5 = 120 + 10x, 2x बराबर आपके कितने हो जाएंगे 24, 2 से काटेंगे 24, 12 बार में चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 12। तो पूछा क्या जा रहा है, x का वैल्यू भी पूछा जा रहा है, यानी कि 12 kg। दूसरा वाला जो गेहूं था वो कितने kg थे, 12 kg थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची मीनार के पैर की दूरी 20√3 मीटर है, तो इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से फिगर आपका बनेगा, ये कोण आपसे पूछा जा रहा है। ये लंबाई कितनी दी गई 20 मीटर, ये कितनी दी गई 20√3 मीटर। दोनों क्या हो जाएंगे 20-20 कॉमन है, ये कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएंगे एक, यहाँ पर कितने आ जाएंगे √3। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ये तो आपका हो गया शॉर्टकट तरीका निकालने का, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं निकालना जानते तो
वैल्यू पुट कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना था 20 मीटर और आधार कितना था आपका 20√3 मीटर। हल कर लेंगे, 20 से 20 चला गया, 1/√3 आ गया। तो टेन के कितने डिग्री का मान आपका 1/√3 होता है, तो टेन 30 का मान आपका 1/√3 होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा जो संख्या दी गई है वो एक आपका होल स्क्वायर नहीं है। तो होल स्क्वायर चेक करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि जो भी होल स्क्वायर होता है वो कभी भी उसका होल स्क्वायर जो है कभी भी उसके इकाई अंक क्या नहीं होता है, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता। तो जो भी संख्या का स्क्वायर होगा उसका कभी भी इकाई अंक ना तो 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 7 होगा, ना ही 8 होगा। तो इकाई अंक इन चारों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर क्या है 6 है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग है। 2 आपका यहाँ पर है, यानी कि ये आपका ऑप्शन क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बाकी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये 9 है यानी कि ये पूर्ण वर्ग है, और ये 1 है यानी कि ये पूर्ण वर्ग आपका हो सकता है। जरूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग हो, लेकिन हो सकता है। 2 3 7 8 होगा तो बिल्कुल पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और यहाँ पर अगर 6 है, 9 है, 1 है, इस तरीके से है तो वो आपका पूर्ण वर्ग हो सकता है। जरूरी नहीं कि एकदम हो, लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर 2 3 7 8 होगा तो बिल्कुल भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में छट गए, क्योंकि एक में आपका इकाई अंक 2 था, यानी कि ये कभी भी आपका पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राम अकेले किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सुनील अकेले इस कार्य को करने में 45 दिन लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो आधे कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले कार्य क्षमता निकालेंगे। राम कितने दिनों में कर लेता है 36, सुनील कितने दिनों में कर लेता है 45। 36 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। 180 को 36 से डिवाइड करेंगे 5, 45 से डिवाइड करेंगे 4, यानी कि राम की कार्य क्षमता 5 और सुनील की कार्य क्षमता 4 है। टोटल कितना काम है 180 काम, लेकिन करना कितना काम है आधा। तो 180 का आधा कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 यूनिट काम करना है। कितने की कार्य क्षमता से करेंगे 5 और 4 यूनिट के योग की कार्य क्षमता से काम करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय बराबर होता है टोटल वर्क अपन टोटल इफिशियंसी, या फिर रिमेनिंग वर्क अपन टोटल इफिशियंसी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टोटल करना कितना काम है 90, कितने की कार्य क्षमता से करेंगे 9 से। तो 9 से 90 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 10 बार में, यानी कि राम और सुनील दोनों मिलकर आधा काम 10 दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रिकेटर का 9 पारियों के बाद 49 रनों का औसत था, उसे अपनी 10वीं पारी में 52 का औसत निकालने के लिए कितने रन बनाने होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल औसत हमें ओवरऑल औसत नहीं, यानी कि 10वीं पारी में हमें निकालना है कि ओवरऑल उसे रन कितना बनाना है। तो एवरेज जितना चाहिए उसे, तो उतना कम से कम तो रन बनाना ही पड़ेगा। तो एवरेज कितना चाहिए उसे 52, तो यहाँ पर पहले 52 लिख लेते हैं। तो 52 उसने तो 10वीं पारी में तो 52 रन उसने बनाई, लेकिन उसने 9 पारी में जितने कम रन बनाए हैं वो क्या करना होगा, 52 औसत लाने के लिए उसे 10वीं पारी में बनाना पड़ेगा। तो औसत में कितना कम ला रहा था, पहले 49 था, अब कितना चाहिए 52, यानी कि प्रत्येक मैच में 3 रन कम बना रहा था। तो ओवरऑल 3 रन कितने मैचों में कम बनाया 9 मैचों में। तो कुल कितना कम रन बनाया, तो 9 तिया 27 कम रन बनाया, जो कि 27 रन क्या बनाएगा 10वां मैच में बनाएगा। तो ओवरऑल कितना रन बनाना पड़ेगा 10वीं पारी में, तो 10वीं पारी में उसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 9 5 2 7, यानी कि 79 रन उसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 75 का 24% क्या होगा। सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 चला जाएगा, 25 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ पर 4 बार में, 4 से 24 6 बार में, 6 तिया आपका कितना हो जाएगा वैल्यू 18। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है
कि 25,000 रुपये साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किए गए थे। यदि अवधि के अंत में अर्जित ब्याज 7500 रुपये था तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 1 साल का साधारण ब्याज निकालना होगा। तो 5 साल में टोटल साधारण ब्याज कितना मिलता है, 7500 रुपये। कितने साल में, 5 साल में। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज 1500 रुपये आ जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 1500 रुपये। तो 1 साल का साधारण ब्याज 1500 रुपये। हमें क्या चाहिए, रेट यानी कि ब्याज दर चाहिए। तो ये जो 1 साल का ब्याज है किससे तुलना करेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन से। हमें क्या चाहिए, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 1 शून्य 1 शून्य चला गया, 25 से काटेंगे 6 बार में चला जाएगा, यानी कि ब्याज दर आपका कितना हो जाएगा, 6%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।